नमस्कार, मैं क्रमपाल। अमेरिका में पढ़ने वाले जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। या जो अमेरिका जाना चाहते हैं, ट्रम्प सरकार ने बहुत बड़ा हिस्टोरिकल फैसला लिया। पिछले 30 साल से F1 वीजा का जो सबसे टाइट नियम था ना, सबसे बड़ा नियम ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये खबर तो पिछले कुछ दिन पहले हमने दिखाई थी। अब उसकी जगह जो फिक्स्ड ड्यूरेशन नियम है, उसको लागू कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये है, अब जो आपका I-94 फॉर्म होगा, उस पर ड्यूरेशन स्टेटस नहीं लिखा होगा, बल्कि फिक्स्ड एक्सपायरी डेट है वो लिखी होगी। मतलब आज जो इस वीडियो में जो 500 से ज्यादा पन्नों का जो नया नियम है ना, बिल्कुल आसान भाषा में इसको डिकोड करेंगे। इसका जो असर है वो आपका ओपीटी, स्टेम ओपीटी, डे 1 सीपीटी, आने वाला जो ट्रेवल प्लान है उस पर क्या असर पड़ेगा, वीडियो को आखिर तक देखना। छोटी सी भी आप गलती कर दोगे ना, अमेरिका में यदि हो जाना चाहते हो, छोटी सी गलती मुश्किल में डाल देगी आपको। सबसे पहले बात करें टाइमलाइन की। ये जो नियम है 17 जुलाई 2026 यानी आज से ही फेडरल रजिस्टर में पब्लिश कर दिया इसको, और पब्लिश होने के ठीक 60 दिन के बाद यानी 15 सितंबर 2026 से ये पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पर लागू हो जाएगा। अब तक क्या होता था, पिछले 3 दशक से नियम ये था, जब भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट अमेरिका जाता था तो उसके I-94 रिकॉर्ड पर कोई निश्चित तारीख नहीं होती थी, वहां लिखा होता था ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस। इसका मतलब ये था, जब तक आप अपनी पढ़ाई सही तरीके से कर रहे हो और छात्र के रूप में एक्टिव हो, यानी स्टूडेंट के रूप में एनरोलमेंट है, आप अमेरिका में कानूनी तौर पर रह सकते थे। लेकिन अब 15 सितंबर 2026 के बाद से हर एक स्टूडेंट को अपना जो I-94 ये फॉर्म है, ये I-94 है, इस पर निश्चित रूप से फिक्स्ड डेट मिलेगी। आप सोच रहे होगे ये तारीख होगी क्या? सीधे आपके I-24 में ना, उसकी जो एंड डेट है ना, उस पर निर्भर करेगी। एक उदाहरण समझते हैं। अगर आपका मास्टर प्रोग्राम 2 साल का है तो आपको 2 साल की फिक्स डेट मिलेगी। अगर 9 महीने का कोर्स है तो 9 महीने की डेट मिलेगी। बैचलर के लिए मैक्सिमम 4 साल होगी, और यहाँ तक जो पीएचडी वाले छात्र है ना, उन छात्रों के लिए भी इसे 4 साल पर कैप कर दिया गया है। यानी 4 साल के बाद पीएचडी छात्रों को आगे रहने के लिए एक्सटेंशन अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप बहुत से लोग जो पहले से अमेरिका में हैं, ये सोच रहे होंगे क्या मुझे कल ही देश छोड़ना पड़ेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसा पैनिक नहीं लेना है। जो अमेरिका में है उनको ये पैनिक नहीं लेना। सरकार ने इसके लिए एक ट्रांजिशन पीरियड तय किया है। अगर आप पहले से अमेरिका में F1 वीजा पर हैं और वहां अपनी पढ़ाई बिना देश छोड़े यानी बिना ट्रेवल की जारी रखते हैं, तो आपका पुराना स्टेटस तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक कि आपका प्रोग्राम खत्म नहीं होता, चाहे बेशक से वो 15 सितंबर 2030 से पहले का हो। ये शर्त है। मास्टर और बैचलर वाले जो छात्र हैं उसको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनके जो कोर्स हैं 2030 से पहले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पीएचडी के छात्र हैं और आपकी जो आपको अपनी जो थीसिस पीरियड है, वो थीसिस डिफेंड करने में 2030 से ज़्यादा का टाइम लग रहा है, तो फिर आपको एक्सटेंशन ऑफ स्टेटस यानी फॉर्म I-539 इसको फाइल करना ही करना पड़ेगा। यहाँ सरकार ने एक और बड़ी राहत दी है, जिसे हम ग्रेस पीरियड कह सकते हैं। नियम पब्लिश होने से लेकर अगले 244 दिन तक यानी 18 मार्च 2027 तक जो भी छात्र ओपीटी या स्टेम ओपीटी के लिए अप्लाई करेंगे, उन्हें अलग से स्टेटस एक्सटेंशन यानी I-539 ये फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। वो सिर्फ अपने जो पारंपरिक फॉर्म है ना I-765 उसके जरिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 18 मार्च 2027 के बाद ये छूट खत्म हो जाएगी। तो असली बदलाव होगा 18 मार्च 2027 के बाद शुरू होने वाला है। अब तक जब छात्र ना मास्टर्स पूरा करके ओपीटी के लिए जैसे अप्लाई करते थे, तो सिर्फ एक वर्क परमिट यानी ईएडी कार्ड के लिए फॉर्म I-765 ये भरते थे। लेकिन नए नियम के तहत आपका स्टेटस अब ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस नहीं रहा, इसलिए आपको वर्क परमिट यानी I-765 के साथ साथ अपने वीजा स्टेटस को बढ़ाने के लिए भी फॉर्म I-539 यानी एप्लीकेशन टू एक्सटेंड और चेंज नॉन इमिग्रेंट स्टेटस, इसको भी फाइल करना होगा। यानी अब आपको एक की जगह 2 अलग अलग फॉर्म भरने होंगे, और इसका नतीजा क्या होगा? ज्यादा फीस। आपको दोनों फॉर्म की अलग अलग फीस देनी होगी, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उन पर जो इकोनॉमिक बोझ है, आर्थिक बोझ, वो बढ़ेगा।
काम में देरी होगी, 2 फॉर्म की जो प्रोसेसिंग में अमेरिकी जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है यूएससीआईएस, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, जिससे अप्रूवल मिलने में देरी हो सकती है, रिजेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। अभी तक क्या था, जो ओपीटी रिजेक्ट होने के मामले बहुत कम आते थे, लेकिन स्टेटस एक्सटेंशन यानी I-539 जुड़ने से जो कानूनी पेचीदगी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और इसमें RFE यानी रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस, ये आने से या केस डिनाई होने में उसका रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। और सबसे परेशान करने वाली पता है बात नए नियम से क्या रहेगी, ये एक्सटेंशन के खिलाफ कोई अपील प्रोसेस नहीं है, यानी आप सिर्फ केस दोबारा खोलने का मोशन टू रीओपन डाल सकते हो, उसके खिलाफ नहीं डाल सकते। अब बात करते हैं सबसे जरूरी और जो सेंसिटिव पॉइंट है उसकी, आपका ट्रैवल प्लान। यदि आप इस साल इंडिया या अपने देश जाने की सोच रहे हैं, तो एक्सपर्ट की ये सलाह है ना, इसको बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको ट्रैवल करना है तो कोशिश करके 15 सितंबर 2026 से पहले अपनी यात्रा पूरी करके अमेरिका वापस लौट जाओ। ऐसा करने से आप क्या होगा, पुराने स्टेटस के तहत ही वापस एंट्री पास होगे। लेकिन अगर आप 15 सितंबर 2026 के बाद अमेरिका से बाहर जाते हैं और फिर वापस अमेरिका जाते हैं, तो बॉर्डर पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो आपके I-94 है उसको अपडेट करके ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस है उसको हटा देगा और उस पर फिक्स्ड एक्सपायरेशन डेट है वो डाल देगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, यदि आपका मास्टर मई 2027 में खत्म हो रहा है, तो आपको जो I-94 है उस पर मई 2027 की जो तारीख है और उसके साथ जो नया 30 दिन का जो ग्रेस पीरियड है वो जोड़ दिया जाएगा। अब ये ध्यान देना है कि पहले ग्रेस पीरियड 60 दिन का होता था, जिसे घटाकर 30 दिन कर दिया है, ये किया जा रहा है 30 दिन का। अब इसलिए अगर आप साल के आखिर में यानी दिसंबर 2026 में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं और आपका ओपीटी का टाइम नजदीक है, तो बेहतर यही होगा आप पहले अमेरिका में रहकर अपना स्टेम जो ओपीटी है वो फाइल कर लो, अपना जो ईएडी कार्ड है वो हाथ में ले लो और उसके बाद ट्रैवल करो, उससे पहले मत करो। बिना सुरक्षा के ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव के बीच में ट्रैवल करना आपके स्टेटस को जोखिम में डाल सकता है। इस पूरे 500 पन्नों के नियम का बहुत बड़ा एक टारगेट है डे 1 सीपीटी का लूप होल और एक स्तर पर जो बार बार डिग्री है उसका लेना। डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी DHS ने अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल साफ कहा है कि कई लोग जो H-1B लॉटरी में सिलेक्शन हो जाता है उसके सिलेक्शन होने के लिए 10-10 साल तक अमेरिका में एक बाद सेम लेवल की डिग्री, जैसे एक मास्टर के बाद दूसरा मास्टर ऐसे करते रहते हैं ताकि उनका वीजा स्टेटस बना रहे, H-1B के लिए अप्लाई करते रहते हैं। लेकिन नए नियम ने इस पर बहुत बहुत तगड़ा अटैक कर दिया। अब आप अमेरिका में एक बैचलर डिग्री के बाद दूसरी बैचलर डिग्री नहीं कर पाओगे, आपको मास्टर्स में जाना ही होगा। और इसी तरीके से आप एक मास्टर के बाद दूसरा सेम लेवल मास्टर प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। हालांकि मास्टर के बाद जैसे MBA है या कोई अलग ऑब्जेक्टिव वाला कोर्स है, उसको लेकर अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। लेकिन 2 समान लेवल के इक्वल लेवल के कोर्सेज पूरी तरह से बैन हो जाएंगे। अगर आप पहले से PhD कर रहे हो, डे 1 CPT पर हैं, तो उस PhD के खत्म होने के बाद आप कोई दूसरी PhD करके अपना स्टे नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत बड़ा ये लूप होल खत्म कर दिया। लेकिन राहत की बात एक ये है, इस नियम से आपका जो मौजूदा H-1B वीजा प्रोसेस है ना और CPT वर्क परमिट है या को-ऑप्स है, उस पर कोई सीधा नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। अभी वे पहले की तरह ऐसे ही काम करते रहेंगे। जैसे आपने ये देखा होगा कि जो इस नियम का जो असर है कितना गंभीर होने वाला है। ये वजह है कि अमेरिका के जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इस फैसले के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आए हैं। इस नियम की पब्लिश होते ही जो अमेरिका की जो एकेडमिक कम्युनिटी है उनमें हड़कंप मच गया। हड़कंप मचना ही था, मतलब इसको वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइट बता रहे हैं, दूरदर्शी बता रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि बहुत गलत करी है सरकार। ACE और जो पार्टनर्स का जो एक संयुक्त विरोध, यानी अमेरिका में जो उच्च शिक्षा की सबसे बड़ी संस्था है ACE, अमेरिकन काउंसिल ऑन एजुकेशन, और उसके जो सहयोगी संगठन हैं उन्होंने डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी को बहुत कड़ा ज्वाइंट लेटर लिखा है और साफ शब्दों में सरकार को चेतावनी दे दी। ये जो नया नियम है
ये एकेडमिक वास्तविकताओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा है, उनको इग्नोर कर रहा है। इग्नोर्स एकेडमिक रियलिटीज, यानी आपको एकेडमिक का रियलिटी नहीं पता। यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि पढ़ाई के दौरान किसी छात्र का जैसे मेजर बदलना या रिसर्च की वजह से समय ज़्यादा लगना, ये नॉर्मल बात है, बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन सरकार इसको सीधे फ्रॉड की नज़र से देख रही है, ये सरकार गलत कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षाविद हैं उनका सबसे बड़ा जो संघ है नाप्सा, नाप्सा की डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिल एलन मर्रे, उन्होंने भी चिंता जताई है। ये संस्था का नाप्सा का ये कहना है कि इस नियम से जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों पर बेवजह फाइनेंशियल बोझ है वो पड़ेगा हर छोटे एक्सटेंशन के लिए, और बायोमेट्रिक्स और बैकग्राउंड चेक की जो बाध्यता है ये प्रशासनिक अराजकता पैदा कर देगी। बहुत हालात मुश्किल होने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, उसकी एडवाइजरी ये है कि नियम लागू होने के कुछ घंटों के भीतर यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया का जो ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल सर्विसेज है उसने अपनी वेबसाइट ois.usc.edu उस पर छात्रों के लिए स्पेशल अलर्ट जारी किया है। यूएससी ने कहा है उनकी टीम इस 500 पन्नों के नियम की जो बहुत गहन समीक्षा करी है, रिव्यू करी है, छात्रों को इस प्रशासनिक संकट से बचाने के लिए जल्द ही विशेष वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। डीपोल यूनिवर्सिटी है और दूसरी है उनका जो आर्थिक संकट है वो बढ़ेगा। एक्सपर्ट का ये भी कहना है ट्रम्प प्रशासन की जो एक कड़क नीति है ना, इतनी कड़क नीति है, इसके कारण अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट के एडमिशन में बहुत भारी गिरावट आ सकती है। जैसे डीपोल यूनिवर्सिटी और दूसरी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने पहले ही 30% तक गिरावट होगी उनमें, उन्होंने ये कहा है डीपोल यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। और यही कारण है कि अमेरिका की कम से कम 10 से 12 जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है ना, उसके जो लीगल डिपार्टमेंट हैं और जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं वो पहले से ही इस ड्राफ्ट पर पहले नजर रखे हुए थे। अब अंदरूनी सूत्रों ये कहना है कि जो हार्वर्ड है, MIT है और कई आईवी लीग हैं, इन यूनिवर्सिटीज के जो वकीलों का एक ग्रुप है वो एक बड़ा सामूहिक मुकदमा यानी क्लास एक्शन लॉ सूट वो तैयार करने लग रहा है। अदालत में दलील देंगे कि DHS के पास यूनिवर्सिटीज के जो इंटरनल एकेडमिक फैसले हैं जैसे कोर्स की अवधि बढ़ाना या मेजर चेंज करना, इसमें इस तरह दखल देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह वकीलों की टीम इस तरह ड्राफ्ट तैयार करी है। पिछली बार भी जब ट्रम्प सरकार ने ऐसा ही एक नियम लाने की कोशिश की थी तब यूनिवर्सिटी ने कोर्ट से उस पर स्टे ले लिया था। लेकिन इस बार भी कानूनी जंग बहुत दिलचस्प होने वाली है। लेकिन जब तक अदालत से कोई राहत नहीं मिलती तब तक, यानी 15 सितंबर 2026 की जो डेडलाइन है उसको सच मान के ही सब स्टूडेंट्स को तैयारी करनी पड़ेगी अपने आगे की फ्यूचर की। अब सवाल उठता है कि क्या ये नियम है ना ये अंतिम है? तो आपको ये बता दें कि अमेरिका की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, इस नियम के पब्लिश होने का वो इंतजार कर रहे थे। पर्दे के पीछे वकीलों की जो टीमें हैं वो बिल्कुल तैयार बैठी हैं और आने वाले दिनों में जो इस नियम के खिलाफ है लॉ सूट हैं वो कई अलग अलग कोर्ट में कानूनी मुकदमे हैं वो दायर करने की संभावना पूरी है। बहुत जल्दी कई यूनिवर्सिटी की तरफ से ये मुकदमे डाल दिए जाएंगे। अदालतें इस पर स्टे लगाती हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी, मतलब क्या होता है। लेकिन एक समझदार स्टूडेंट आपको बनना है और उसके नाते आपको कोर्ट के फैसले के भरोसे नहीं बैठना। 15 सितंबर 2026 की जो डेडलाइन है उसको ध्यान में रख के जो आगे के फैसले वो आपको लेने चाहिए। लेकिन चलते चलते मैं ना एक इसमें क्विक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मैंने जो पूरी खबर बताई है ना तो मैं कोई इमिग्रेशन वकील हूँ, और ये वीडियो है बिल्कुल प्योर एक जो सामान्य जानकारी है जो मैंने वहां से जुटाई है, ये शिक्षा के उद्देश्य से उसके लिए बनाई है। कोई भी बड़ा फैसला लेना है या कोई ट्रैवल करना उससे पहले जो कॉलेज का DSO यानी डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल है या बहुत अच्छे जो इमिग्रेशन लॉयर है आप उनसे सलाह जरूर लें। मतलब ये जो ट्रम्प सरकार का नया F1J1 वीज़ा फिक्स ड्यूरेशन नियम था ये हमने उसका पूरा विश्लेषण किया है। बदलाव बहुत बड़ा है, कागजी कार्रवाई बहुत बढ़ेगी, लेकिन सही जानकारी के साथ आप अपनी जो स्थिति या स्टेटस है उसको सुरक्षित रख सकते हो। ये जो नया नियम ट्रम्प सरकार लेके आई है इसके बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आप इस साल ट्रैवल करने वाले हैं या आपका जो OPT है इस समय सीमा के बीच में आ रहा है? जो आपके सवाल है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कोशिश करेंगे हम अगली वीडियो में उन सवालों के सारे जवाब दोबारा एक नई वीडियो बना के दें।
तो जो लेटेस्ट ये जो अपडेट था, ये मैंने अपडेट आपको दिया है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो, अपने कमेंट्स करो, वीडियो को शेयर करो, और शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबाओ, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मिलता रहे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूरोप के देशों के जो भी यूनिवर्सिटीज़ के आपका स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा है, ओपीटी, हर तरह की जो जानकारी है वो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।